हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीए नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे अपन थोड़ा सा। और अपना आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा है। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमसीक्यू सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है और नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम जो कि चल रहा आ रहा है अभी फिलहाल, और इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को आप जरूर से देखें, पसंद करें और लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। इससे पहले अपन 63 क्वेश्चन कर चुके थे सर्कुलेटरी सिस्टम के। आज अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अपना टॉपिक है वो ब्लड वेसल्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स की हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स, वेन्यूल, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, साइनस। तो इसका सही आंसर सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। आगे देखिए, आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक। वो आर्टरी कौन सी है जो कि हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करती है? कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी या फिर इंट्राकोस्टल आर्टरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इसकी अपन व्याख्या भी पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रांच ऑफ ब्रैंकियोसेफेलस आर्टरी। ठीक है। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो ब्रांच ऑफ, वो किसकी ब्रांच होती है? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की। एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि एरोटिक आर्क की ब्रांच होती है। फ्रॉम द नेक प्रिंसिपल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट एंड नेक। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इसी से आ गया है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम, यानी कि कहाँ से निकलती है? तो अभी हमने देख लिया था कहाँ से निकलती है। ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी से ये निकलती है। ठीक है। आगे देखिए, ऑल द स्टेटमेंट आर द ट्रू रिगार्डिंग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्सेप्ट। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में ये आपसे पूछ रहा है। लोकेटेड इन कैरोटिड बॉडी, स्टिमुलेटेड बाई फॉलन PaCO2, हैव टाइप सेकंड एपिथेलियल सेल और नॉट स्टिमुलेटेड बाई फॉलन PaCO2। पार्शियल प्रेशर की ये बात कर रहा है हमसे। ठीक है। देखिए, इसके सही आंसर की बात करें तो ये डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ये थ्योरी है। पेरिफेरल रिसेप्टर्स आर सेंसरी नर्व्स एंडिंग। जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होता है? सेंसरी नर्व्स की एंडिंग होती है, जो कि कंपोज्ड ऑफ ग्लिया लाइक टाइप सेकंड सेल से मिलकर बनी हुई होती है और लोकेटेड रहती है कहाँ पे? कैरोटिड एंड एरोटिक बॉडीज के पास। एंड आर इन्वर्टेड बाई ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 68 क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। चलिए, ये थ्योरी और है वो आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ आर्टियोल्स, स्ट्रोक वॉल्यूम, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स या फिर ब्लड वॉल्यूम। इसकी बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ आर्टियोल्स पे। आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन्स कॉल्ड कैपिलरीज, वेना कावा, वेन्यूल्स या फिर साइनस। इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो वेन की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है उसे अपन वेन्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे थ्योरी भी इसकी दी हुई है। वेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? टिनी या फिर स्मॉलेस्ट वेन विद अ कंटिन्यूस टू कैपिलरी। ठीक है। आगे देखते हैं। विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। स्टमक के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम क्या है? कैरोटिड आर्टरी है, सीलिक आर्टरी है, गैस्ट्रिक आर्टरी है या फिर सिफेलिक आर्टरी है? तो इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर बी रहेगा इसका। गैस्ट्रिक आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक के लिए सप्लाई करती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी, फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। जो एब्डोमिनल एरोटा होता है उसका फर्स्ट ब्रांच होती है कौन सी? सीलिक आर्टरी आर्टरी, जो कि ब्रांच है गैस्ट्रिक आर्टरी की, विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक। देखिए, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एरोटा, कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियल आर्टरी या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एरोटा है जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एरोटा का मतलब क्या होता है? लिफ्ट अप, यानी कि ऊपर उठाना। इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, डायमीटर उसका होता है सर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, तो आप समझ सकते हैं। एंड द लार्जेस्ट वेन इज इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे ये एक लाइन भी क्वेश्चन बन सकता है इससे कि इंफीरियर वेना कावा क्या होती है? लार्जेस्ट वेन होती है। और लार्जेस्ट की आर्टरी की बात करें तो क्या होता है? एरोटा होता है। ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द लेयर ऑफ द आर्टरी कंटेन्स स्मूथ मसल्स। जो आर्टरी है उसकी कौन सी लेयर स्मूथ मसल्स को कंटेन करके रखती है? ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका अल्वा, ट्यूनिका मीडिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके सही आंसर की बात करें तो ट्यूनिका मीडिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आर्टरी की 3 वॉल्स की कोटिंग को अपन देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखिए। देखिए, ट्यूनिका जो इंटरना होता है वो इंटरमोस्ट लेयर होती है जो कि एंडोथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। ट्यूनिका मीडिया होती है जो कि मिडिल लेयर होती है, वो किससे? स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है
या फिर जिसे अपन एडवेंटिशिया कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन पे अपन आते हैं। द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड, उस आर्टरी को क्या कहते हैं जो कि डायफ्राम के लिए ब्लड सप्लाई करती है। देखिए, इन्फीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सब पैरारीनल आर्टरी, या फिर इन्फीरियर फेरेनिक आर्टरी, या फिर कोलिक आर्टरी। तो इसके सही आंसर की बात करें यदि हम कि इन चारों में से इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है, यहाँ पे आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, वो कंप्लीट हो गया, और अगला टॉपिक अपना निकलता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की मैं बात करते हैं। देखिए, विच वाइटल साइन चेंज इज द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का ये साइन पूछ रहा है हमसे, जो कि मोस्टली लाइक इंडिकेटर होता है। अ नैरोइंग पल्स प्रेशर, irregular pulse, fluctuating systolic pressure, diastolic pressure exceeding 90 mm of mercury। तो इसके सही आंसर की हम बात करें तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, इन एडल्ट्स अ कंडीशन इन विच द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी इज हायर देन 140 mm of mercury और diastolic more than 90 mm of Hg on 3 separate occasions called hypertension। ठीक है, यानी कि हाइपरटेंशन कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, तो यदि ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो जाए 140 mm ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए, या फिर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से हाई हो जाए, तो उसे अपन हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। अ नैरो पल्स प्रेशर, इरेगुलर पल्स एंड फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर आर नॉट इंडिकेटर ऑफ हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन के इंडिकेटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Modifiable risk factor in case of hypertension include all except age, salt intake, obesity, alcohol। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए, एक्सेप्ट एज ऑल आर modifiable risk factor that can be modified। age, genetic predisposition are family or family history and male gender are non modifiable रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। यानी कि एज कभी भी मॉडिफाइबल हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन ओबेसिटी हो सकता है, सॉल्ट इंटेक हो सकता है, एल्कोहल कंजप्शन भी जो हाइपरटेंशन है उसको बढ़ा सकता है या हाइपरटेंशन को कॉज कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन, जेनेटिक्स, यूथ, ओबेसिटी, स्मोकिंग। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है, कॉमनली हम देखते हैं तो यूथ के अंदर हमें हाइपरटेंशन देखने के लिए नहीं मिलता। देखिए, रिस्क फैक्टर फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर जिसे अपन एडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं, आर ओल्ड एज। ओबेसिटी से हो सकता है, स्मोकिंग, जेनेटिक्स हो सकता है, एल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकती है, हाई इंटेक ऑफ सोडियम एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड स्ट्रेस से हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अ पेशेंट रिसीविंग एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कंप्लेंट्स ऑफ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ साइड इफेक्ट, अ टॉक्सिक इफेक्ट, एन एलर्जिक इफेक्ट, या फिर ए ईडियो नोरेक्टिक इफेक्ट। तो इसका सही आंसर है, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि साइड इफेक्ट हुआ है। देखिए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्टुरल हाइपोटेंशन मीन हाइपोटेंशन ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या होता है, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर 10 mm ऑफ मरकरी से ज़्यादा की गिरावट हुई है। Occurring when a person assumes an upright position after getting up from a bed or chair। It is mainly occur due to dehydration and hypovolemia caused by side effect of antihypertensive medicine like loop diuretic, जिसमें आती है आपकी कौन सी, फ्यूसिमाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। When dangling the patient at the bedside, monitor for malignant hypertension or dizziness, orthostatic hypotension और dizziness, visual field disturbance and dizziness और fever from exertion। इसके सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 79 क्वेश्चन पे आते हैं। What should the nurse teach a client who is taking antihypertensive to minimize orthostatic hypertension? Lie down for 15 minutes after taking medication. Be a support whose continuously avoid exercise, sit for 5 minutes before standing। इसके सही आंसर की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। द हाइपरटेंसिव पेशेंट इज बीइंग गिवन प्रोपेनोलोल या फिर इंडरल। व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्रग, यानी इस ड्रग का क्या एक्शन रहेगा।
Vasodilation occurs resulting in a decrease in the cardiac load after load, decrease in cardiac output and rise in the atrial blood pressure, decrease in cardiac rate with a resulting in the cardiac output। और लास्ट इसका ऑप्शन रहेगा हमारे सामने पेरिकार्डियल फ्लूइड इज डिक्रीज थस डिक्रीजिंग द कार्डियक वर्कलोड। तो इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ये वाला। ठीक है, डिक्रीज इन कार्डियक रेट विद अ रिजल्टिंग इन द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसकी एक बार अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रोप्रानोनोल इज अ बीटा एंडर एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ये क्या है, एक बीटा एड्रेनर्जिक एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि बीटा adrenergic blocking agent or sympatholytic are the drug that inhibit the activity of the sympathetic nervous system and of adrenergic hormone। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे डिक्रीज इन हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट इनटू डिक्रीज बीपी। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए। अ पेशेंट इज ऑन बीटा adrenergic blocking agent but observation nurse should make decrease in blood pressure, डिस्पीनिया, इंक्रीज इन हार्ट रेट या फिर डिप्रेशन। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, आगे देखिए, sympathetic blocking agent may be used during a hypertensive emergency. These drugs work by decreasing the activity of sympathetic nervous system, increasing the activity of sympathetic nervous system, vasoconstricting the anterior bed या फिर none of the above। इसके सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वो क्या करती है, जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिविटी को क्या है, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस 180 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक मोर देन 120 mmHg विद एविडेंस ऑफ एक्टिव एंड ऑर्गन डैमेज, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी या फिर रेटिना ऑफ आई इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ये सारे डैमेज ऑर्गन हो सकते हैं हमारे। इसके बाद sympatholytic agents mean the drug that interfering, opposing, inhibiting or destroying impulse from the sympathetic nervous system। ठीक है, आगे देखते हैं। A patient present to the emergency department with a blood pressure of 180 by 130 mm of mercury, headache and confusion, which additional finding is consistent with a diagnosis of hypertensive emergency, retinopathy, ब्रेडिकार्डिया, जॉन्डिस या फिर यूरिनरी रिटेंशन। इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, रेटिनोपैथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इंक्लूड प्राजोसिन, एप्ट्रोफ्रिल, ल्यूडोफ्लाजिन या फिर निफेडिफाइन। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा। Nifedipine used in a treatment of eclampsia is beta blocker, prostaglandin inhibitor, calcium channel blocker या फिर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। निफेडिपाइन क्या है, एक प्रकार की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पे। देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी यूज इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, निफेडिपाइन, डोपामाइन, प्रोप्रानोलोल या फिर रेजरपाइन। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, क्योंकि डोपामिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। डोपामिन यूज टू मैनेज कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक, severe hypotension not hypertension। All other used to manage hypertension, although reserpine is a tranquilizer drug but also used to lower blood pressure। ठीक है, आगे देखिए, to evaluate the effectiveness of a low sodium diet in a patient with hypertension the nurse should check। क्या जो नर्स है वो चेक करेगी। देखिए, सीरम सोडियम लेवल, चेंज इन बॉडी वेट, अपीयरेंस ऑफ एंकल्स या फिर ब्रीथ साउंड। तो इसका सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उसकी थ्योरी है। ठीक है, देखिए 88 क्वेश्चन पे, पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन हाई प्रोटीन डाइट, लेस फाइबर डाइट, लेस सोडियम डाइट, लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, लेस सोडियम डाइट। 89 पे आइए, सॉल्ट, पिकल्स एंड केन्ड सूप मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ एनीमिया,
हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन या फिर रिकेट्स। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हाइपरटेंशन के दौरान हमें ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। What recommendation a nurse should given to 55-year-old patient with blood pressure of 159 mm of mercury? It is a normal blood pressure for young age. Recheck your BP 2 week later. ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Recheck your BP after 6 months. Recheck your BP after 1 year. तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। One of the complications of hypertension is myocardial infarction या फिर accelerated hypertension या acute atrial occlusion या फिर irreversible इश्मिया। ठीक है, इस्कीमिया। तो इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। 92 पे आते हैं अपन। द नर्स इज डेवलपिंग एन एजुकेशन प्लान फॉर क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म गोल्स वुड इट बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू emphasize to the client? Develop a plan to limit stress, participate in a weight reduction program, administer plant medication as soon as the client requests it, change pain medications पेरियोडिकली टू अवॉइड ड्रग टॉलरेंस। 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी जो सही आंसर रहेगा वो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू एनोरेक्सिया, बुलिमिया, किडनी फेलियर, कार्डियक या फिर हार्ट डिजीज। इसके सही आंसर की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कार्डियक या फिर हार्ट डिजीज। अब अपन आते हैं, एक डिजीज है मायोकार्डियल इन्फरक्शन। ठीक है, इस पे देखते हैं। इफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंटरप्ट मोर देन 6 मिनट इट मे कॉज रिवर्सेबल एमआई। एमआई की फुल फॉर्म आपको पता होगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एमआई बोलेंगे। रिवर्सिबल एमआई, इरिवर्सिबल एमआई, कार्डियक अरेस्ट या फिर कार्डियक ब्लॉक। ठीक है, इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट इट मे कॉज इरिवर्सिबल एमआई या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The artery commonly affected during myocardial infarction is renal artery, coronary artery, hepatic artery या फिर cardiac carotid artery। तो इसके सही आंसर की बात करें तो coronary artery इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, देखिए, रिस्क फैक्टर ऑफ MIN-CAD। All are the non-modifiable risk factor for the atherosclerosis except high cholesterol intake, age, heredity या फिर जेंडर। इसके सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये थ्योरी है, इसकी आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर एथरोस्क्लेरोसिस? सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, फीमेल ओवर 55 ईयर ऑफ एज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। इसके सही आंसर की बात करते हैं। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। There are a number of risk factors associated with coronary artery disease. Which of the following is a modifiable risk factor? Obesity, heredity, gender या फिर एज? ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 99 पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज एथरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस या फिर वैसोस्पाज्म कोरोनरी आर्टरीज। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज aneurysm of coronary arteries, occlusion of coronary artery by an embolus, thrombus formation in a coronary artery, vasospasm of coronary arteries। इसके सही आंसर की बात करें तो इसके सही आंसर की बात करते हैं अपन तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ए नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड स्मोकिंग, सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या फिर ऑल। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये सारे के सारे किसको, कोरोनरी हार्ट डिजीज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं या फिर डेवलप करने के लिए रिस्क फैक्टर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेप्ट एज, हाई ब्लड प्रेशर, सेक्स या फिर फैमिली हिस्ट्री। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थ्योरी है, इसकी आप पढ़ लीजिएगा। ये भी थ्योरी है, इस एक्सप्लेनेशन एक तरीके की। along with persistent crushing chest pain, which sign and symptoms would make to the nurse suspect that the client is experiencing a myocardial infarction? देखिए, mid epigastric pain and pyrosis, diaphoresis and cool calm skin, intermittent claudication and pallor,
चेगुलर वेन डिस्टिंक्शन एंड डिपेंडेंट एडिमा। इसके सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके ये सारी की सारी क्या है, एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। दूसरे नंबर के उस पे आते अपन, कार्डियक इंडिकेटर ऑफ इन एम आई। ठीक है, देखिए द सॉरी देखिए द लेबोरेटरी टेस्ट विच कन्फर्म अ डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज सीरम कैल्शियम ए डबल टीपीटी, सेडिमेंटेशन रेट या फिर ए एल टी, एल डी एच, सी के एम बी, प्रोपोनेंट या फिर बी यू एन। बी यू एन की फॉर्म क्या होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये कंफर्म करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए काम आते हैं। आगे देखिए, इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच एंजाइम इज रेज्ड फर्स्ट, सीपीके एमबी, एसजीपीटी, एसजीओटी या फिर ट्रोपोनिन टी। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते। जो एस या फिर एस का लेवल इंक्रीज होता है वो क्या शो करता है हमें, कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिवल सेल्स या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर को हमें शो करता है। विच कार्डियक एंजाइम वुड द नर्स एक्सेप्ट द एलिवेट फर्स्ट इन अ क्लाइंट डायग्नोसिस विद अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। ठीक है, 107 नंबर पे आते अपन, द लैब फाइंडिंग विच वुड इंडिकेट मायोकार्डियल डैमेज इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड myocardial infection, elevated SGOT and LDH, elevated total CPK and elevated SGOT, decreased CPK and SGOT, elevated CPK and MB। ठीक है, इसके सही आंसर की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। An increase in the creatinine kinase MB isoenzyme CKMB can be caused by cerebral bleeding, intramuscular injection, skeletal muscle damage due to recent fall या फिर myocardial necrosis। ठीक है, इसके सही आंसर की बात करें तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सारे ऑप्शन की, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, a patient is suspected to having a myocardial infarction, the nurse assesses for levigations in which of the following isoenzyme values reported with the creatine kinase level MB, BB, MM, MK। ठीक है, इसके सही आंसर की यदि हम बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 110 नंबर का क्वेश्चन है, विच लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियक डैमेज। तो ए एल टी, एस जी पी टी, एस जी ओ टी तो लीवर के लिए शो करते हैं, एल डी एच नहीं है, सी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, सी के हेम बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, कंप्लीट ब्लड काउंट, ट्रोपोनिन या फिर क्रिएटिन काइनेज। तो इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रोपोनिन इज एन इनहिबिटरी प्रोटीन फाउंड इन मसल फाइबर। ट्रोपोनिन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि मसल फाइबर्स के अंदर पाई जाती है। टू फॉर्म ऑफ ट्रोपोनिन प्रेजेंट इनटू मायोकार्डियल मसल फाइबर। मायोकार्डियल जो मसल्स होती हैं, हृदय की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, मसल फाइबर होते हैं, उनके अंदर ट्रोपोनिन फर्स्ट और ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी नाम की दो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ट्रोपोनिन जो आई होती है, अ प्रोटीन दैट इज रिलीज ओनली बाई हार्ट एंड नॉट बाई स्केलेटल मसल। जो ट्रोपोनिन आई होती है वो क्या है, केवल और केवल ऐसी प्रोटीन है जो कि हार्ट के द्वारा रिलीज की जाती है, बाकी स्केलेटल मसल्स के द्वारा रिलीज नहीं की जाती। ये क्या होती है, ट्रोपोनिन आई इज अ मोर स्पेसिफिक मार्कर फॉर एम आई देन ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी क्या होती है, ए प्रोटीन दैट इज रिलीज इनटू द ब्लड बाय डैमेज हार्ट मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। जो ट्रोपोनिन टी होती है ये हमें शो करती है कि मसल्स डैमेज होने लग रही हैं, which increase within 3 hours of injury and remain elevated for 7 to 10 days। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज इज सीकेएमबी, ट्रोपोनिन आई, मायोग्लोबिन या फिर सीके। ठीक है, इसके सही आंसर की हम बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रोपोनिन आई। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कॉन्जेस्टिव कार्डियो फेलियर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर एट्रियल फाइब्रिलेशन। इसके सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू टेस्ट यूज्ड इन एक्यूट चेस्ट पेन। एक नया जो खोजा है वो कौन सा है, एस जी ओ टी एस्टिमेशन, ट्रोपोनिन टी या फिर आई एस्टिमेशन, ठीक है, या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन या फिर एल डी एच एस्टिमेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रोपोनिन टी या फिर ट्रोपोनिन आई एस्टिमेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए,
Which laboratory investigation is essential for a patient admitted in emergency with severe enzema and ST elevation? Troponin level, liver enzyme, creatine, kinase level, hemoglobin. तो इसके सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रोपोनिन लेवल को। ट्रेडमिल टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट आर यूज्ड टू डिटेक्ट congestive heart failure, एरिथाइमियस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टा डिफेक्ट। तो इसके सही आंसर की बात करें तो सी को ये, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ये क्या करता है, स्ट्रेस टेस्ट हैं ये सारे डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या फिर ट्रेडमिल इज यूज मोस्ट ऑफन टू डायग्नोस साइन सिम्टम्स सजेस्टेड ऑफ कोरोनरी इश्कीमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन एक्सरसाइज इंक्लूड आर्थीमिया। आगे बढ़ते हैं। अ क्लाइंट हु हैड सेवरल एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन इज scheduled for an exercise electrocardiogram. Which of the following statement is important in counseling client? देखिए, this is a non invasive test to check your heart response to physical activity. The findings of this test will be of minimal assistance in a treatment of angina. The finding from this minimally invasive test will show how your body react to exercise. This test is the definitive method to identify the actual case of chest pain. इसके सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुलाइजेशन ऑफ हार्ट, ब्लड क्लॉट्स, लंग्स या फिर ब्लड वेसल्स। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एंजियोग्राफी क्या होता है, एक्सरे विजुलाइजेशन होता है ब्लड वेसल्स का। एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, मीन्स डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक रेडियोग्राफी ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स यूजिंग अ रेडियो कॉन्टैक्ट मीडियम अलॉन्ग एक्सरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन ईसीजी चेंज इनटू एमआई उसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, ECG change in myocardial infarction is ST segment elevation, bad QRS complex, presence of U wave या फिर prolonged PR interval। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, ST segment elevation। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। What type of abnormal finding is identified in ECG during myocardial ischemia? Ectopic T wave appears, horizontal and smaller T appears, W pattern T wave appears, inverted and larger T wave appears। इसका सही आंसर रहेगा डी। 121 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अ क्लाइंट विद angina pectoris has 12 lead ECG taken during an episode of chest pain. A nurse examined that tracking for which ECG change caused by MI. Prolonged PR interval, widened QRS complex, ST segment elevation or depression, tall peaked T waves। इसके सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। द टिपिकल ECG पैटर्न in the appropriate leads of acute myocardial infarction, ST depression and T wave inversion, ST segment elevation, deep T wave inversion, right bundle branch block pattern। तो इसके सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। How are ECG change presented in ischemia and myocardial infarction? As an elevated PQRS, as a larger Q wave and P waves, as a depressed ST segment, as a small Q wave with an elevation in ST। इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक आप देखिए 123 क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ तक कितने क्वेश्चन हो गए, 123 क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आप किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।